क्या जापान की ताकत से अब चाइना भी डरने लगा है? जापान और भारत ने एक प्रमुख समझौता भी किया है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो को अब अपनी ही करनी भारी पड़ रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में शुक्रवार रात इजराइल विरोधी और फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों में हुई हिंसा पर पियरे पोइलिवरे ने जस्टिन ट्रूडो को घेरा है। कनाडा के विपक्ष के नेता पियरे पोइलिवरे ने इस घटना के लिए पीएम ट्रूडो को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि आप इस हिंसा की निंदा करने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। हकीकत ये है कि आपने जो बोया है हम वही काट रहे हैं। पोइलिवरे ने कहा कि कनाडा में इस तरह की घटनाएं ट्रूडो सरकार की नीतियों का नतीजा है। जस्टिन ट्रूडो ने शनिवार को हिंसा के बारे में एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, कल रात मॉन्ट्रियल की सड़कों पर हमने जो देखा वो भयावह था। यहूदी विरोधी भावना, धमकी और हिंसा के कृत्य जहां भी हों उनकी निंदा की जानी चाहिए। आरसीएमपी स्थानीय पुलिस के साथ संपर्क में है, इसके जिम्मेदार और दंगाइयों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। ट्रूडो के इस ट्वीट पर पोइलिवरे ने जमकर सुनाया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसको लेकर ये बातें कही जा रही है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो को जवाब देते हुए कनाडाई राजनेता पियरे पोइलिवरे ने कहा कि आप आश्चर्यचकित होने का अभिनय कर रहे हैं। आपने जो बोया है हम वही काट रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर आपने 9 साल तक जहरीली पहचान की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नस्ल, जेंडर, धर्म, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटा है। आपने यह तक कह दिया है कि कनाडा एक उत्तर राष्ट्रीय राज्य है जिसकी कोई मूल पहचान नहीं है। आपने कानून तोड़ने वालों के लिए सीमाएं खोल दी और सवाल उठाने वालों को नस्लवादी कहा है। आप अपने सांसदों को मस्जिद में कुछ और, मंदिर में कुछ और, गुरुद्वारे में कुछ और कहने के लिए भेजते हैं। पियरे ने आगे कहा कि ट्रूडो अपने कनाडा को विदेशी हस्तक्षेप का मैदान बना दिया है। आपने ईरान के आईआरजीसी आतंकवादियों को 4 साल तक यहाँ कानूनी रूप से काम करने की अनुमति दी। आपने ऐसे कानून पारित किए जो बड़े पैमाने पर अपराधियों को उनकी 80वीं गिरफ्तारी के कुछ घंटों के भीतर जेल से रिहा कर देते हैं। इसका नतीजा कनाडा की धरती पर हत्याएं, बमबारी, मंदिरों और हिंसा है। इतना ही नहीं, जब मॉन्ट्रियल जल रहा था तो आप नाच रहे थे। आपको तुरंत चुनाव का ऐलान करना चाहिए था। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में शुक्रवार रात इजराइल विरोधी और फिलिस्तीनी समर्थकों के बीच में हिंसा हुई है। ये तब हुआ है जब नाटो सदस्यों और भागीदार देशों के 300 प्रतिनिधि मॉन्ट्रियल में बैठक कर रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के विरोध और समर्थन में जुड़े लोग भिड़ गए। हिंसा और आगजनी के बाद पुलिस को आंसू गैस, लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि ये चीजें तो होगी ही, आप जो बोओगे वही काटोगे। ये सीन अब कनाडा में दिखना शुरू हुआ है। कनाडा ने इसकी शुरुआत करी थी, अब वो असर इनको दिखना शुरू हो गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं यहाँ पर जापान ने एक अलग ही काम कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। जापान और भारत के बीच में हाल में बहुत सारे रक्षा संबंध भी बढ़ रहे हैं, पैक्ट भी साइन हुआ है और जापान की किस्मत भी इस बार साथ दे रही है। जापान ने 23 करोड़ टन मैग्नीज के भंडार की खोज की है। मैग्नीज का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी और स्मार्टफोन बनाने में खास तौर पर किया जाता है। टोक्यो विश्वविद्यालय और गैर लाभकारी निप्पॉन फाउंडेशन के शोधकर्ताओं ने टोक्यो से लगभग 1200 मील दक्षिण पूर्व में स्थित मिनामी तोरीसीमा द्वीप पर इस भंडार को खोजा है। शोधकर्ताओं के अनुसार पानी के नीचे के खनिज क्षेत्र में 7,40,000 मीट्रिक टन निकेल, 6,10,000 मीट्रिक टन कोबाल्ट का भंडार है जो देश की किस्मत को बदल सकता है। शोधकर्ताओं की टीम ने बताया कि निकेल का विशाल भंडार जापान के लिए अगले 11 वर्षों और कोबाल्ट का भंडार 75 वर्षों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। निकेल और कोबाल्ट का इस्तेमाल ऊर्जा भंडारण, खास तौर पर लिथियम आयन बैटरी बनाने में किया जाता है। इस भंडार को वर्तमान बाजार कीमतों पर बेचा जाए तो इसका मूल्य 26 अरब डॉलर होने का अनुमान है। कोबाल्ट रिचार्जेबल बैटरी के लिए आवश्यक है और अर्धचालक उत्पादन में भूमिका निभाता है। मैग्नीज के साथ ही यह दोनों धातुएं इलेक्ट्रिक वाहन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी की तकनीक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जापान
जापान ऊर्जा के नए स्रोतों की तलाश के लिए तेजी से काम कर रहा है। हालांकि ऐसा करने वाला वह अकेला नहीं है। अमेरिका और कई अन्य देश भी टंगस्टन, मैंगनीज और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसी दुर्लभ धातुओं और खनिजों के लिए नए स्रोतों की तलाश कर रहे हैं। इनमें से कई पर चीन का कब्जा है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे की इसी साल जून की रिपोर्ट में चीन के कोबाल्ट प्रभुत्व को एक प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला जोखिम के रूप में बताया गया था। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि महत्वपूर्ण खनिज निर्यात प्रतिबंध गैर चीनी बैटरी उत्पादक और उपभोग करने वाले उद्योगों के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकती है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर एकाधिकार को चीन दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। जापान पर इस प्रभाव को हथियार बनाने का आरोप लगाया गया है। विवादित सेनकाकू द्वीप समूह में जापानी तटरक्षक के साथ एक चीनी मछली पकड़ने वाले नाव की टक्कर के बाद कूटनीतिक विवाद पैदा हो गया, जिसके बाद बीजिंग ने कथित तौर पर अपने पड़ोसी को REE शिपमेंट को रोकना शुरू कर दिया। ऐसे में जापान के हाथ इस धातु के लगने से चीन के दबदबे को भी चुनौती मिलेगी। पर जापान अब और भी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जापान ने हाल ही में एक विरोध किया था, जिस विरोध के बाद चाइना का आंसर आता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर एक चीज देख रहे हैं, इसे कहते हैं बोया। स्थानीय मीडिया ने यहाँ पर राजनयिक सूत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि चीन ने जापान से कहा है कि वह पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप के पास जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर स्थित एक बोया को हटाने का इरादा रखता है। जुलाई में ओकिनोटोरिशिमा के पास बोया की खोज की गई थी, जो टोक्यो से 1730 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक दूरस्थ एटोल है और जापान द्वारा दावा किए गए सबसे दक्षिणी क्षेत्रों में से एक है। हालांकि चीन और अन्य लोगों ने तर्क दिया है कि कोरल रीफ संयुक्त राष्ट्र की परिभाषाओं के तहत एक द्वीप के रूप में योग्य नहीं है। जापान जोर देकर कहता है कि वह अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए चौकी का उपयोग कर सकता है। ओकिनोटोरिशिमा रणनीतिक रूप से टोक्यो के दक्षिण पश्चिम में लगभग 875 समुद्री मील की दूरी पर फिलीपीन सागर में स्थित है। क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में निर्जन टोक्यो नियंत्रित बीजिंग दावा किए गए द्वीपों के पास बोया की उपस्थिति की पुष्टि होने के बाद से जापानी सरकार ने बार बार इसे हटाने का आह्वान किया है। कहा जा रहा है, जापानी समाचार आउटलेट के अनुसार चीन ने गर्मियों में राजनयिक चैनलों के माध्यम से जापान को बताया है कि वह बोया को हटा देगा। जापान ने इस कदम का स्वागत किया है और बीजिंग द्वारा इस कदम का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थिति की बारीकी से निगरानी की है। अक्टूबर में टोक्यो में समुद्री मामलों पर उच्च स्तरीय परामर्श के दौरान दोनों देशों के अधिकारी ने इस बात को कहा है। जापानी समाचार एजेंसी ने कहा है कि चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बोया को समुद्री धाराओं और मौसम निगरानी के लिए स्थापित किया गया था। कुछ पर्यवेक्षकों ने कहा कि पानी के तापमान सहित डेटा को चीनी सेना एकत्र कर रही है, उपयोग कर रही है। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पिछले सप्ताह पेरू में पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने पूर्वी चीन सागर की स्थिति और चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों के बारे में चिंता भी जताई। ऐसा माना जा रहा है कि इस कदम के बाद जापान से धीरे धीरे दूरियां बनाना चाह रहा है, या फिर ये कहें कि आक्रामक नीति को थोड़ा छोड़ता हुआ भी चाइना नजर आ रहा है। हालांकि ये पहली बार ही है, पर इस तरीके की चीजें अब यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। चाइना की इकोनॉमी उसे अब धीरे धीरे झुकने को मजबूर कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।